बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम मुल्क में हमेशा कानून और इंसाफ का रोना रोते रहते हैं, लेकिन आज यह मुल्क बदल चुका है। हम वाकई रियासत मदीना बन चुके हैं। आज सुबह वफाकी वजीर मुराद सईद ने सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ FIA को दरखास्त दी। आध घंटे में FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और आज ही के दिन इन पर दहशतगर्दी की दफात लगाकर अदालत से 3 रोज का रिमांड भी ले लिया और शायद अगले 4 दिनों में इन्हें 9/11 के जिम्मेदार भी करार दे दिया जाए। आप पूरी दुनिया में इससे तेज इंसाफ की कोई एक मिसाल दिखा दे। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है? आज पूरी रियासत मोहसिन बेग को कुचलने पर लगा दी गई और कल ARY के सहाफी इकरारुल हसन को रियासती इदारे ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। मीडिया इमरान खान का मोहसिन था, अब इसके साथ भी दूसरे मोहसिनों जैसा सलूक हो रहा है। यह सिलसिला कहां तक चलेगा, यह हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने पेट्रोल 160 रुपए लीटर तक पहुंचाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौम रो रही है, लेकिन शिबली फराज जैसे संजीदा वजीर कौम को दिलचस्प मशवरे दे रहे हैं। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूं क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। हुकूमत खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत चाहिए। ये इस नौयत की पहली मिसाल नहीं, इससे पहले भी कौम को कई बार ऐसे ही मशवरे दिए जा चुके हैं। चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह की चीज महंगी हो भी रही है उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है और 10 करोड़ है सब मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई इस कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। चीनी कितनी महंगी है, 9% इन्फ्लेशन, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी भी खानी है चाट। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। क्या हुकूमत को वाकई सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा नहीं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मनीफ फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तारफ के मोहताज नहीं है। सना बुचा साहिबा, पूरी जिंदगी इनकी भी जर्नलिज्म में गुजरी। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। सना साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आप भी बहुत सारी ट्वीट्स का इस वक्त मौजू हैं और जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि मोहसिन बेग साहब हमारे दोस्त भी हैं और उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन उनको भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनको सरेंडर करना चाहिए था और उसके बाद शायद आज हम बेहतर पोजीशन में होते कि उनको बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते। लेकिन ये अल्टीमेटली ये जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, नतीजा यही निकलेगा कि आप मोहसिन बेग साहब की बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनको स्नब कर सकते हैं। जिस एंकर ने ये प्रोग्राम किया वो उनकी बात को रोक के उनको मना कर सकती थी। फिर उसके ऊपर तमस्खुर उड़ाना या इस बात को और मजीद हवा देना, मेरा ख्याल है कि ये सेंसिबल नहीं था। देखिए, हम सबके पास पावर होता है, किसी के पास सियासत का पावर है, किसी के पास सहाफत का पावर है। तो अगर मोहसिन बेग साहब ने अपना ओपिनियन इस्तेमाल किया है और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो कि मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्रिटिसिज्म है वो और तरह से हम कर सकते हैं। माशाल्लाह उन्होंने हर तरह से हमें ओपन छोड़ा हुआ है कि हम कुछ भी क्रिटिसाइज करें, तमाम वो चीज़ें ओपन है। तो ये पर्सनल चीज़ों में जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कितना ही बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क में जहाँ पर आप ये कहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं या जो मीडिया है वो आज़ाद है, आप उनके साथ इस तरह की बात करते हैं। सुबह 9 बजे FIR दर्ज होती है, FIR मुतहरक हो जाता है, वो पहुँच जाता है 9:30 बजे। हमने और चीज़ों पे तो इस तरह की स्पीड नहीं देखी। लेकिन ठीक है, आपको ये लगता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए तेज तरीन इंसाफ है ना, ये वही इंसाफ है
जो हुकूमत चाह रही थी, जो इस सोसाइटी को भी चाहिए थी, जो सारे इदारों को चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर तेज तरीन इंसाफ होना चाहिए, तो देख रहे तेज तरीन इंसाफ के वो उनको रिमांड भी मिल गया एक दिन के अंदर अंदर उनके लिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ना, आपने कहा पूरी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजर गई, मतलब वाकई शायद मतलब मुझे 20 साल से ऊपर तो हो गए हैं, लेकिन अभी ज़िंदगी और बाकी है और मैं सोच रही हूँ कि ये छोड़ देना चाहिए। बिकॉज देखिए, मैं सहाफ़त कर रही हूँ, मैं सियासत नहीं कर रही। यहाँ पे सियासत में एक रवायत है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दो, एक दूसरे को बातें बता दो और एक दूसरे के साथ एक महाज खोल लो। मैं सियासतदान नहीं हूँ, ये पाकिस्तान तरीके से आपको समझना चाहिए कि हमें इस चीज़ में ना घसीटा जाए। आज शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया, मैं भी को 17 साल से तो गालियाँ खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखिए तहफ़्फ़ुज़ जो इज्जत का होता है ना, वो तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे, ये तो हम सबको पता है। तो ये लोग मतलब गालियां दे के अपने आप को ही बुरा करते हैं, अपने आप को ही करते हैं। मतलब मैं तो कभी FIA के पास नहीं गई और मैंने तो ये नहीं कहा कहाँ से हो रहा है ऑपरेट, ये कौन कर रहा है। मेरे खिलाफ तो ट्वीट छोड़िए 7-7 मिनट की वीडियोज बनाई गई, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी। मेरा यही ख्याल है कि इस मुल्क में जो रिवायत रख दी गई है, जो टोन इस्तेमाल होती है, जो जबान इस्तेमाल होती है, उससे आप यही नतीजा अखज़ करते हैं कि शायद मैं भी ये जबान बोलूँ। और दूसरी बहुत अहम बात, सॉरी जावेद साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए ये जो बेग साहब हैं, ये बड़े करीब थे इमरान खान साहब के। रहाम खान उनकी बेगम थी। मतलब ये अपने ही जो पर्सनल बातें हैं, बल्कि ऐसा था सना साहबा कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और वो इंडिया दौरा करना चाहते थे, तो मोहसिन बेग साहब ने उनको जहाज लेकर दिया था, ये एक बिजनेसमैन से पाकिस्तान के अंदर, और उसी जहाज के अंदर की तस्वीर भी है मोहसिन बेग साहब की। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने करीब थे इमरान खान साहब के। तो मैं वही तो कह रही हूँ, जो इनके करीब तर लोग होते हैं वही इनकी बातों के पर्सनल अटैक्स क्यों करते हैं। और मैं तो पर्सनल अटैक नहीं करती, तो मुझे गालियां क्यों पड़ती हैं? तो फिर जस्टिफाइबल तो ना ये है ना वो है। हाँ, बेग साहब की बात नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक उनका कद काट और उनका मिजाज ऐसा है नहीं। और मेरा ख्याल है कि रेहाम खान की किताब को हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मुराद सईद साहब की कारकर्दगी में बात कर लें, वही काफी है। हम किसी की पर्सनल डिटेल्स में क्यों जाएं? पर्सनल चीजों पर तो किसी की भी नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया। मजा आप फरमाइएगा सर, ये अब सारा वाकया आपके सामने है कि एक टेलीविजन शो, उसके अंदर कुछ रिमार्क्स उन्होंने दिए, मेरा ख्याल है वो भी गलत है, नहीं देने चाहिए थे। आप भी शो कर रहे हैं, बेशुमार लोग पाकिस्तान के अंदर शो करते हैं, ज़ाहिर शोज पे लोग चाहते भी हैं, लेकिन सबको पता होता है कि कौन सी लाइन है जिसको हमने क्रॉस नहीं करना। लेकिन जो आज उनके साथ हुआ वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ज्यादती है कि आप वफाकी वजीर हैं, तो आपने FIA को आपने मुतहरक कर लिया, आधे घंटे में वो घर में पहुंच गए, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो ये किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते आप? शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे जिस तरह अभी सना बात कह रही थी, बुनियादी तौर पे जो पावर है ना, उसका अब्यूज असल चीज है। जब अब्यूज ऑफ पावर, मैं किसी पोजीशन पे बैठा हूं तो मैं अपनी पावर अगर अब्यूज करता हूं, चाहे मैं वो अल्फाज में करूं, चाहे वो मैं अपनी तहरीर में करूं। और इसी तरीके से ये दूसरी भी अगर आप देख लें, दूसरे शोबे ज़िंदगी उठा के देख लें, आप एजेंसीज देख लें। आप कल हम डिस्कस कर रहे थे, कल परसों इकरारुल हसन के साथ जो कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जी, ARY वाले और बेशुमार वाक़यात ऐसे होते हैं। अगर जिस तरह भी उस प्रोग्राम के बारे में बात करें, उस प्रोग्राम का देखिए, जब हमने देखा है, हमने और आपने खुद देखा है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। मैं मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। हमें एहसास ही नहीं होता हम कौन से जुमले जो है अदा कर जाते हैं। फिर ये कि अगर वो लाइव शो नहीं है तो उसकी एडिटिंग हो सकती थी। हमारे यहाँ एडिटर्स ही नहीं है, तो एडिट कहाँ से होगा? जो भी एडिट करने वाला है उसकी समझ बूझ कितनी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा है FIA। अब जो पैका है, ये पैका जो कानून है, ये बहुत पहले जब बशीर मेमन साहब FIA के डायरेक्टर थे, तो ऐसा ही एक केस था जिसमें यहाँ शाहजेब जिलानी वाला शायद केस था और एक दो और वाकयात थे। तो मैंने बशीर मेमन साहब को जब फ़ोन किया उस हवाले से, तो उन्होंने मुझसे एक बात की। उन्होंने कहा, यार ये देखें, ये जो आपके पार्लियामेंटेरियन है ना, ये कानून ऐसा बनाते हैं, ये ना इस पर डिबेट करते हैं ना इसको समझते हैं। अब इन्होंने पैका ऐसा कानून बना दिया, पैका 2016, कि जिसके तहत FIA पे ये मैंडेटरी हो गया कि FIA को अगर कोई दरख्वास्त दी जाएगी तो एक्शन उसे करना ही करना है। अब उसका नतीजा क्या होता है? कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इसमें है कि ये कोई पहली दरख्वास्त तो है नहीं FIA के पास, हजारों की तादाद में इसी किस्म की दरख्वास्तें उनके पास पड़ी हुई हैं
आप यकीन करें कि जब कोई शख्स जाता है, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, तो ये कहते हैं कोई एविडेंस तलाश कर दें सर, कोई टेलीफोन नंबर हमें तलाश कर दें, कोई बंदा तलाश कर दें, आप किसी अपने बंदे को लगाएं, और उसके बाद भी जब आप सारी इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करके दे देते हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो ये एक अजीब सी बात है कि हजारों जब एक दरख्वास्तें पड़ी हैं उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, और एक आध घंटे में अमल हो जाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते थे कि इस मुल्क में दो कवानीन है, एक कानून वो है जो अमीर आदमी बड़े आदमी के लिए, दूसरा वो है जो आम आदमी के लिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि मुझे वो केसेस याद हैं जिसमें अदालत जज ने जब एफआईए का चालान पढ़ा और एफआईए की चार्जशीट पढ़ी एक जर्नलिस्ट के केस में, तो उसने उस एफआईए वालों के मुंह पे मारा कि ये कौन सा केस लेकर आए हो, ये क्या है केस। इस तरह के केसेस बनाते हैं। अब आज अगर आपने मोहसिन बेग के खिलाफ मुराद सईद साहब की कोई दरखास्त आई थी, तो आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था कि मोहसिन बेग को नोटिस देते, मोहसिन बेग को बुलाते। अगर आपने बुलाना था ना जी उनको, वही मैं कह रहा हूं, अगर मोहसिन बेग साहब नहीं आते, उनके आप अदालत से उनके वारंट या खुद वारंट जारी करते और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेते, कानून के मुताबिक कार्रवाई करते। ये एक मोहसिन बेग साहब ने का भी जो कंडक्ट था वो बिल्कुल भी वो कंडक्ट नहीं था जो कि एक जर्नलिस्ट का कंडक्ट होना चाहिए, जो कि एक राइटर्स का कंडक्ट होना चाहिए। दोनों चीजें जो उन्होंने व्यू लिया प्रोग्राम के अंदर वो भी गलत था। मैं समझता हूं कि उसको भी कंडक्ट करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। यानी उसको किसी पूरी मीडिया कोर में किसी एक शख्स ने भी उसको एंडोर्स नहीं किया कि जो उन्होंने ठीक किया, ठीक है, या उनका ये राइट था, बिल्कुल राइट नहीं था उनका। इस तरह किसी की बजात पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो आज उन्होंने पिस्टल लहराया ये भी गलत है। आप अगर स्टेट का कोई इदारा है वो गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाए, आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप पिस्टल लेके गली के अंदर खड़े हो जाए। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी बहुत बड़ी जाती। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट आपकी गुलाम है, आप जहां पे भी आपका पर्सनल इशू होगा तो आप पूरी स्टेट को मुतहर्रिक कर देंगे और किसी के घर में भी दाखिल हो जाएंगे। ये तीनों वाकयात जो हैं इंतहाई अलार्मिंग और खौफनाक हैं। मुनीर साहब, आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, तो अब आप फरमाइए पोजीशन क्या है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जोशी साहब। देखिए, जैसे पहले सना साहबा ने फरमाया या मदद साहब कह रहे हैं, बेसिक आर्गूमेंट या बेसिक सवाल है ये कि अगर FIA ने ये फुर्ती दिखाई है, साइबर क्राइम विंग ने, तो मुतअद्दिद दरखास्तें इदारों के हवाले से कुछ 6000 से करीब पर्सनल भी हैं, 6000 से ज़्यादा दरखास्तें हम जियो की तरफ से दे चुके हैं, 250 रिमाइंडर्स दे चुके हैं इसी तरह की साइबर क्राइम विंग को कि जी इन पे एक्शन लिया जाए, कुछ करें। जो हुआ है, जारी बात है, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है कि मुराद सईद साहब की कंप्लेंट है। जो मोहसिन बेग साहब ने प्राइमरीली किया था उस प्रोग्राम के अंदर, वो भी मैं समझता हूँ उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ का या जिस किताब का वो हवाला दे रहे थे वो टीवी मटीरियल है ही नहीं, उसके अंदर बड़ी अजीब वाहियात की चीजें दी गई हैं। उसको ना पढ़ा जा सकता, ना उसको किसी को गिफ्ट किया जा सकता, ना डिस्कस किया जा सकता है। अब गुजारिश ये है कि आज जो FIA ने किया कानून के मुताबिक, जो अभी मदद साहब भी कह रहे थे, पैका बिल्कुल उसके अंदर बड़े मेजर इश्यूज हैं, लेकिन आज अदालत ने कह दिया कि जो तरीकाकार अपनाया गया है, आप खामखा जाकर अनलेस यू हैव छापा तो मारी, मतलब आप इस तरह नहीं करते कि आप रेड कर दें किसी के घर पे जाके, आप ऐसे नहीं कर सकते। किसी कोई तरीका होता है, अगर किसी ने कंप्लेंट की है, आप एटलीस्ट उसे एक दफा बुलाते हैं, आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने जो ये किया है, ये आपने गलत किया है, एटलीस्ट आप बताते हैं कि आप चार्ज किस चीज पे करें। आप जा रहे हैं कैसे आप किसी टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं, एक तो कंडक्ट वो गलत था। मोहसिन बेग साहब ने जो किया, मैं समझता हूं उनका डिफेंस बड़ा कमजोर है कि जी मुझे लगा डाकू आ गए। भाई सड़क पे जब आप फिर रहे थे, आपको पता लग गया था कि सामने ये जो गाड़ियां खड़ी हैं FIA की खड़ी हैं, FIA के एहलकार हैं, और अभी भी मुझे किसी ने एक इमेज भेजा कि आपने वो पिस्टल का जो बट मार के तो आपने सर फाड़ दिया एक FIA के एहलकार का। अगर गलत हुआ है तो मोहसिन बेग साहब ने भी दुरुस्त काम नहीं किया। लेकिन मसला यहाँ ये है, अब वो उनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा है, वो क्या वो दहशतगर्दी बनती है वैसे लेकिन अगर आप दहशतगर्दी की, मैं जो मैं आपको बताऊं कि इसकी बड़ी एक डेफिनेशन ये है कि आप एक गली के अंदर आ जाते हैं, आपने एक पूरा सीन क्रिएट हुआ है और लोग खड़े हुए हैं और आप बंदूक ताने हुए हैं, आपने लोगों के ऊपर, लोग खौफजदा हो गए, टेरराइज आप कर रहे हैं लोग। अगर लोग खौफजदा हो गए तो मैं ये कहता हूं कि शायद अदालत ऐसे ना गर्दाने ऐसे दहशतगर्दी, लेकिन ये लोगों को हरासा आप कर रहे हैं, एक सीन क्रिएट हो चुका है। इशू यहां पर सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो बुनियादी बात आपने भी की थी कि जब वो खुद फरमाते हैं कि ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और
उसकी जो क्लियर मैनिफेस्टेशन थी वो आज नजर आई है। बिल्कुल सही। देखिए ना, आपने जब धरना दिया तो आपने पीटीवी को हर चीज तोड़ दी उनकी, सब कुछ। जियो आपके दफ्तर के ऊपर हमला होता रहा, शीशे तोड़ दिए, खुद लोगों को कहते हैं इनको फलाने को सबक सिखा के आओ, फलाने को सबक सिखा के आओ, फलाने को फेंटा लगा के आओ, और या आईजी या एसएसपी में फांसी मैं कर दूंगा। वो जब ये आप सारा कुछ करते रहे, और आज तो आप गवर्नमेंट में हैं, जरा आपको तो ये नहीं करना चाहिए, ये चॉइस फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजों को जब आप खुद बढ़ावा देते हैं तो बड़ा गलत हो जाता है। साथ ही मैं अब ये जरूर कहूंगा कि जो गंदगी फैल चुकी है, कोई भी खातून हो, अब जैसे सना बुचा साहबा एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इनके खिलाफ हो, गरीदा फारूकी हो, आसमा शिराजी हो, कोई मरियम नवाज शरीफ हो, कोई और खातून हो, खातून अव्वल हो, जो गंद आप इंजेक्ट कर रहे हैं अपने दोनों साइड पेड ट्रोल्स के जरिए, पूरी कैंपेन बना के लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए मुझे डर लगता है कि ये खुदा ना खास्ता किसी की जान पे पड़ जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं बड़े खौफनाक हैं, बहुत खौफनाक है। और दूसरी बात ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं सारे, इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि ये खुद ही चल पड़ा, खुद नहीं चला, इसको चलाया जाता है ट्रेंड को हमेशा। और जब ये ट्रेंड बन रहा है इस टाइप का, तो जाहिर है उसका फिर रिएक्शन जो होगा वो इसको रोकना पड़ेगा, किसी को तो रोकना पड़ेगा, या अदालत को रोकना पड़ेगा, या किसी और को रोकना। जब आप ये देखें कि आपके जो सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स हैं और जो लोग हैं वो किसी भी चीज की आप वजातें पेश करते हैं, अब अगर गलत काम हो गया, अभी इकरारुल हसन साहब के साथ, वो एक जर्नलिस्ट है, साफी है, उनके साथ बड़ा गलत हुआ, बड़ी जाती हुई, अब गलत जाती हुई, और एक की उन्होंने भी जाती, मैं कहता हूं किसी के इदारे के आप ये करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इदारे ने किया उनसे वो भी बहुत बड़ी जाती है। लेकिन आप ये देखिए, जब हुकूमत से आप बात कोई पूछेगा ना, तो कहेगा देखिए जी हम क्या करें, वो निजाम में हम मफलूज हैं, क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, हम किसी को हटाते हैं तो वो फलाना हमें तंग करता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है कि फिर आपको हुकूमत में आने की जरूरत क्या है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी डिफरेंस, एंड व्हेन आप जब कोई रिफॉर्म ला ही नहीं सकते, और जब आप होस्टेज रहेंगे हर वक्त कि ओ मेरा फलाना इत्तेहादी नस जाएगा, ओ मेरा फलाना इत्तेहादी नस जाएगा अगर मैं फलाने को लाता या फलाने को बदल देता, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हु आर यू ट्राइंग टू फूल? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप इक्तदार में आज आप अगर फलाने को कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत ने जी फलाने को मजबूर कर दिया कि चौधरी साहबान के घर जाए, तो इक्तदार की लालच ने इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया कि कल जिनको वो चोर कहते थे उन्होंने घर लगा लिया। मोनस इलाही को वो वजारत देने के लिए तैयार नहीं थे, और आज मोनस इलाही साहब के गुण गा रहे हैं। मोनस इलाही साहब की एक बात के साथ वो हंस रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं चौधरी साहबान बड़े खानदानी लोग, सियासी मसलहत या सियासी मुनाफकत और क्या हो सकती है। अच्छा, वैसे मनीषा मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक जो मेन इशू जो आज का इशू था वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने, अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए कि एक डाइवर्जन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, और हमेशा जब पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म का वाकया होता है तो उसके साथ एक दूसरा वाकया भी होता है जो हमेशा मीडिया को अपनी तरफ खींच लेता है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो इशू था इसको हम यहीं पे दफन करते हैं और असल इशू पे आते हैं जिस पे आज पूरी कौम रो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मजा ये फरमाइए, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है 160 रुपए लीटर सर पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है आप तो बचपन से ही पेट्रोल डलवा रहे हैं, मुझे पता है, आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जो इस सतह पे पहुंच गया है, और पेट्रोल की कीमतें पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करती हैं। यानी डॉलर की अगर प्राइस ज्यादा होगी तो हर चीज के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा तो कोई चीज ऐसी बचेगी नहीं मुल्क के अंदर जो उसके असर से बच सके। तो इस सूरत हाल में कौम को और गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? पहली चीज तो ये कि मैं बचपन से पेट्रोल डलवाता नहीं आ रहा हूँ, मैंने बहुत लेट पेट्रोल डलवाना, गाड़ी बहुत लेट खरीदी मोटरसाइकिल से, ये मुझे पता है मदद साहब, आप मोटरसाइकिल से डलवा रहे हैं पेट्रोल। दूसरी बात ये चौधरी साहब, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि शिबली फराज साहब ने बड़ा अच्छा मसले का हल पेश कर दिया कि जी आप जो है कम पेट्रोल इस्तेमाल करें, कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। तो मेरा उनको काउंटर मशवरा ये है कि देखिए इस्लामाबाद तो है छोटा सा शहर, पूरी वफाकी काबीना गाड़ियां अपने गैराज में रख के और साइकिलों पे सवार कैबिनेट आया के इजलास में आया करें, अर्तुगरुल वाले घोड़े इजलास में आया करें। अर्तुगरुल के घोड़े कह रहे हैं रखे, लेकिन उसके लिए तो घास चाहिए होगा, बड़े पैसे बड़े महंगे होते हैं घोड़े, इससे घोड़ा पालना मुश्किल होता। और सर दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ के वज़ीर आज़म साइकिल पर आते हैं, जहाँ के वज़ीर साइकिल्स पे आते हैं। तो अच्छी बात है कि जो है शिबली फराज साहब एक मिसाल कायम करें और कैबिनेट में मशवरा दें। ऑप्टिक्स शो करते हैं ना कि अगर आपने तेल की कीमत इतनी है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं ये बता रहा हूं कि जितनी खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है,
ये अगर ये पेट्रोल ये आगे, इसका मतलब ये कि ये तो 200 उस पे भी जा सकता है पेट्रोल, तो आप सोचें कि उसके बाद क्या होना है। ये 200 से क्रॉस करेगा, ये ज़हन में रखिएगा मल साहब, ये 200 को क्रॉस करेगा। लेकिन अब जो गवर्नमेंट का एक नैरेटिव वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर पसंद करनी मजबूरी थी। लेकिन सवाल ये है कि 2014 में $97 थी इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान के अंदर 85-86 रुपए में लीटर मिल रहा था पेट्रोल, और आज सेम वही कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में 160 रुपए में मिल रहा। जाके चौधरी साहब, जाके इनके MNAs MPs जाए ना अपने हलकों में, लोगों से कहना कि देखिए जी मजबूरी है, पेट्रोल आपको ये जो है इतने रुपए करना पड़ेगा, मजबूरी है, बिजली के बिल जो है इतने ऊपर, बिजली ऊपर करें ना जाके बातें, और कम पेट्रोल इस्तेमाल किया करें, मशवरा दे देना लोगों को पेट्रोल। तो ये देखें, ये सिचुएशन इनको खा जाएगी, सीधी सी बात है। बाकी ऑपोजिशन सब एक तरफ रखें, ये सिचुएशन इससे ये नहीं निकल पाएंगे, इसलिए कि ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई जिसके ऊपर पड़ रही होती है उसको आप ये मिसालें मत दिया करें कि जी बैनुल अक़वामी सतह पे ये सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ जो दुनिया की मिसालें देते हैं तो वहाँ सेहत, एजुकेशन और पीने का साफ पानी वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो उनका बर्डन शेयर करती है रियासत। यहाँ तो आप वो एक सोशल फंड भी दिया जाता है कि कोई अगर बेरोजगार है या उसकी इनकम नॉर्मल इनकम से कम है तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है। ज़ाहिर यहाँ पे इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। सना साहबा, ये हर जो बुराई होती है उसकी एक माँ होती है, और कहा जाता है कि अगर उसकी माँ को पकड़ लें तो आगे बचे नहीं देती वो, और फिर उसके बाद उस बुराई को कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी दो मेन फैक्टर हैं। एक डॉलर की कीमत, जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद जो उसका इफेक्ट आएगा हर चीज को डिस्टर्ब करेगा, और सेकंड पेट्रोल, जब आप ऑयल की कीमत बढ़ा देंगे तो हर चीज के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बजाय इसके कि बाकी चीजों को कंट्रोल करे, वो सिर्फ इन दो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं तो हर चीज कंट्रोल हो जाएगी इस पाकिस्तान के अंदर। आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे हकीकतन आज बहुत अफसोस हो रहा है जावेद चौधरी साहब, मैं आपकी थोड़ी बात को एक्सटेंड करना चाहूँगी। देखिए, अगर जिस सोसाइटी में ये फ़र्क ख़त्म हो जाए कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जैसा कि मोहसिन बेग साहब के हमने केस में देखा है कि जब हमें ये ना पता चल रहा हो, फ़र्क ना पता चल रहा हो ज़रूरियात में और लग्जरीज में, जहाँ हमें ये ना पता चल रहा हो कि ये मजबूरी में बढ़ाई जा रही है या ये हुकूमती माजूरी में बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, पेट्रोल लेवी जो है वो बहुत बड़ा आपका चंक है रेवेन्यू का, जिससे आप मुल्क चला रहे हैं। आप पेट्रोल लेवी कम करेंगे तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? टैक्स बेस आप बढ़ा नहीं सके, आप हाई स्पीड डीजल और इन सब चीज़ों से आप अपनी रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं जिससे मुल्क चला करते हैं। IMF के साथ आपने एक मुआहदा कर लिया, उसमें आपने एक सर्टेन कीमत में ऑयल को, तेल को बढ़ाना है और हर महीने बढ़ाना है, और आप एक वक्त में कहते हैं जी मैं आवाम को रिलीफ देना चाहता हूं, फिर आप इतना बढ़ाते हैं कि एवरीवन इज इन डिसबिलीफ। पॉइंट ये है कि देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, यहां पर ये मानने को तैयार कोई नहीं है कि देखिए महंगाई है। अब इसको आप नवाज शरीफ की करप्शन से, बाकी तमाम चीजों से, जरदारी साहब के सरे महल से, मतलब हम इससे बाहर कब निकलेंगे? आप यही बोलते रहते हैं कि ये तमाम तर चीजें वो छोड़ गए, तो भाई आप किस लिए आए थे? ये कंटिन्यू करने के लिए आए थे? ये लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे आप अगले 10 साल? पॉइंट यही है कि अगर आपके अंदर रियलाइजेशन ना हो कि आपकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं है, आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहे, आप पेट्रोल बढ़ाए चले जा रहे हैं, आप इसके लिए नहीं देख रहे कि आप क्या कर सकते हैं। कभी आपका आटा बढ़ता है तो आप कहते हैं रोटी आधी खा लो, आप भूखे भी सो जाओ, फिर आपको गंडापुर साहब कहते हैं थोड़े दिन के लिए अगर फाके मर जाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। तो ये जो एक हार्टलेसनेस नजर आती है ना, ये हार्टलेसनेस, मतलब ये हुकूमत का मसला ये नहीं है कि वो करप्शन से नहीं लड़ पाई या वो महंगाई कर रही है, पॉइंट ये है कि वो ये कर रही है और उसको ये एहसास नहीं है कि वो कर रही है। जहां पे आप ये इंसाफ की जो आपकी जो देखिए, रोकने वाला भी कोई नहीं हो जाए एक जो उससे बड़ा अलमिया है कि रोकने वाला भी कोई नहीं। अब यूं महसूस होता है कि दो टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, एक टीम गवर्नमेंट है और दूसरी टीम अवाम है, और जो दरमियान में अपोजिशन थी जिसने इनको रोकना था, जिसने आवाम को बचाना था, वो माइनस है, वो किसी इशू पे भी सामने नहीं आती। और वो साइड पे इवन जहां पे उन्होंने जो सेनेट में बिल रोकना था वहां पे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल नहीं रोक सकी। तो इसका मतलब हुआ कि अपोजिशन ज्यादा जिम्मेदार है, उसको चाहिए था कि गवर्नमेंट के दरमियान आती।
देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि मसला यही हो रहा है कि जब वो लाइन ब्लर हो गई ना, मतलब जालिम मजलूम की, इंसाफ और नाइंसाफी की, पॉइंट यही है कि आप फैसल वाबडा साहब को अपना अहल करार देती है इलेक्शन कमीशन, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं। आज वो ये होगा जी उनका केस चल सकता है कि नहीं चल सकता, भाई हम ये क्यों नहीं मान सकते कि भाई उनका एक ओपन एंड शट केस था, उन्होंने वो एविडेंस नहीं दिया, वो क्या अमरीकी शहरी थे नहीं थे, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन इसको इस्तेमाल करने लग जाती है फॉर पॉलिटिकल गेन। और होता यह है कि इशू से हट जाते हैं हम। किसी आदमी ने अगर अपने नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त में ये कहा कि मैं, उसकी इनंसिएशन नहीं थी दूसरी नेशनैलिटी से, तो उसने गलत किया ना, वो सादिक और अमीन नहीं रहा। और इसको छोड़ दीजिए कि सादिक और अमीन वाली जो क्लॉज है उसके मैं कितने खिलाफ हूं, लेकिन सदाकत और अमानत की बात करने वाले अगर यही भूल जाएं, कोई पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करेगा। महंगाई भी इस वक्त पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल की जा रही है जी, चूल्हे ठंडे हो गए, ये एक पॉलिटिकल नारा बन गया है, इसको हेल्प कोई नहीं करना चाहता, इससे रिलीफ हमें कोई नहीं दे सकता, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेनिंग के लिए होगा। और मैं यही कह रही हूं कि ये किसी भी सोसाइटी की डाउनफॉल होती है जब आपकी इंसाफ और नाइंसाफी की लाइंस खत्म हो जाए, और ये खत्म हो गई है जी इस मुल्क में। बिल्कुल सही। मनीषा देखिए, ये मसले गवर्नमेंट जब आई थी तो इसने हर सेक्टर के अंदर रिकॉर्ड्स कायम किए, और उसके बाद अगला कमाल ये है कि अपना ही कायम किया हुआ हर रिकॉर्ड तोड़ा है ना। और जब हर दिन आता है तो एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में 6 मरतबा रिकॉर्ड बना है इस गवर्नमेंट के अंदर, और आज उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा जी। और उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प सूरत थी, कल जब समरी गई तो एक टिकट चलना शुरू हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया, उन्होंने कहा 12 रुपये बहुत ज़्यादा ज्यादती है और ये नहीं होगा, और उन्होंने वापस भिजवा दी। और उसके बाद फिर सब वज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि देखें हम वो जो प्रेशर था उसको पास ऑन नहीं होने देंगे आवाम तक, और रात को फिर 12 रुपये कर दिए। देखिए बात यह है, इसका मतलब है कि जो फैसले हैं वो वेल थॉट आउट नहीं होते। चले उस डिबेट को भी आप छोड़ दें। मुझे सिर्फ जो एक चीज़ मैं हैरान हूँ कि आज भी आप जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर आप जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक है, जब आप उनसे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टॉक शोज के अंदर पूछते हैं, वो आपको इकोनॉमी या वो समझाने लग पड़ते हैं कि ऐसे है फलान वैसे है। मेरा सवाल इकोनॉमी समझाते हैं दुनिया में किसी जगह मेरा सवाल बड़ा बुनियादी होता है। अभी मैं कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब की भी एक वो ट्वीट देख रहा था, वो उन्होंने कहीं कहा कि मैं आज भी जब बाहर निकला तो उतनी गाड़ियां मुझे नजर आई जितनी पहले थी, और गाड़ियां हवा में गायब हो जानी थी। मैकडॉनल्ड के बाद भी उतना ही रश था, उन्होंने ट्वीट्स में लिखा हुआ है। वो ठीक फरमा रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि ये जितने इलेक्टेड लोग हैं, अब ये खलवत में हमारे सामने क्या बातें करते हैं कि यार हमें लोग कितना ख्वार करेंगे जब हम वोट मांगने जाएंगे। 160 रुपए लीटर खाली पेट्रोल नहीं है ना जी। अब आप ये देखें 160 रुपए लीटर जब पेट्रोल होगा, ऑब्वियसली इक्विवेलेंट पर डीजल भी बढ़ा है, तो ये हर चीज फिर वो ट्रांसलेट होती है ना, आगे किराए बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ती हैं, हर चीज, बिजली का रेट बढ़ जाता है, हर चीज का बढ़ जाता है। बिजली मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल का जो मुझे बिल आया, पिछले साल जो जनवरी में बिल था, उसमें यूनिट्स इस साल से ज्यादा इस्तेमाल हुए थे, बिल कम था। इस साल यूनिट्स कम इस्तेमाल हुए हैं, बिल ज्यादा है। मेरे घर का जो बिजली का बिल है उसमें अगर फ्यूल एडजस्टमेंट और टैक्सेस डाले जाए तो 34,000 रुपए के थे। ठीक है जी। अब आप ये एक्चुअल बिल कितने का? हाँ, हमने ऑनेस्टली एक्चुअल बिल कुछ 46,000 रुपए का था, और बाकी 34,000 रुपए, यानी 50%। हाँ, वो उसके ऊपर टैक्सेस और वो था फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में था। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके इतने इन्फ्लेटेड बिल होंगे और पेट्रोल प्राइस आपकी इतनी ऊपर जाएगी, सीधा सा सवाल है, अवाम आपके गले में हार तो डालेंगे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ इस हुकूमत का एक परसेप्शन बन चुका है कि ये महंगी हुकूमत है, ये महंगी हुकूमत है। मैं डस्का गया, वो अवाम दुश्मन, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, घी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, फलानी चीज महंगी कर दी। आम आदमी को चौधरी साहब ये फैंसी डिस्कशन से कोई फायदा नहीं पड़ता। और इवन यूटिलिटी स्टोर्स में चले जाएं, वहां पे जो फ्लक्चुएशन रेट्स की आप उससे अंदाजा लगा लें कि जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं जहां से उन्होंने गरीब आदमी को रिलीफ देनी है, वहां पर रोज फ्लक्चुएट हो रही है प्राइसेस। तो इससे अंदाजा लगाएं कि आम आदमी क्या करेगा फिर। आम आदमी मैंने अर्ज किया ना कि वो गले में किसी के हार तो डालेगा नहीं। यहाँ आज भी नैरेटिव क्या है जनाब वज़ीर आज़म का, वो फरमाते हैं ऑपोजिशन चोर है। मैं बार बार कहता हूँ, चौथे साल में भी आगे आप यही कहते रहते हैं फलाना चोर, फलाना चोर, फलाना चोर। आज आपने डिवेल्युएशन की, आपने कहा जी वो रीजनेबल रेट नहीं था जिसपे पीएमएलए ने रखा, फेयर इनफ, बट जिस पे आप ले गए हैं 250 रुपए पे और ये 179 तक गया है, मुझे ये बता दें क्या ये सस्टेनेबल है? और उसका फायदा क्या हुआ? इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ, आम आदमी को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, स्टेट को क्या फायदा हुआ? कोविड में इंटरेस्ट रेट कम की, अब आपने फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उसका क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? जब आप 13.25% पे इंटरेस्ट रेट ले गए थे, उसका क्या फायदा हुआ आपको? तजर्बा किया जा रहा है ना, वो एक्सपेरिमेंटेबल है। हर कोई दफा एक नया सर्जन आ जाता है, वो जारी बात है, वो जो नया सर्जन आता है, बदकिस्मती से जो नया सर्जन आता है वो पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं होता,
वो टेक्नोक्रेट होता है। बिल्कुल सही। वो पंजाबी में कहते हैं ना, उन्हें अपना वो छंडना है अर्शा, तो वो कहते हैं वो जाओ ब्रीफ केस बंद करना है और चले जाना है। एक और बड़ा इशू मनीष साहब बहुत है वो गवर्नमेंट के बारे में, कहते हैं स्टेबिलिटी जो होती है ना, मेन चीज होती है, 6 जो ह्यूमन नीड्स है उसमें इससे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट को नहीं हो सकती। और जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है ना वो बड़ा इस वक्त उसमें से धुआं निकल रहा है। इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। इस सारी जो जोड़ तोड़ है इसका क्या नतीजा निकलेगा? एक वक्फा लेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस पर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब मेरे साथ इसहाक खाकवानी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं और बबल के बहुत ही करीबी दोस्त, और वो इस वक्त हैं, तो अगर आप इजाजत दो तो मैं कुछ सवाल करूं। खाकवानी साहब ये फरमाइए, ये जो जहांगीर तरीन साहब का इशाया हुआ, किसी और ने दिया था बहरहाल, उसमें कितने लोग शरीक हुए और आप करना क्या चाहते हैं? ये लोग सारे सिटिंग एमएनए और एमपीएस थे, और हम जैसे एक दो बंदे और थे जो हम पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो वो सारे एडवाइस लेते थे, पूछते थे कि जी क्या है, किसी का कोई राब्ता है। तो जहांगीर खान ने बताया कि उनके साथ जमातों में जो बड़ी जमातें हैं दो, उन्होंने राब्ता किया है, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, पीपल पार्टी ने भी। बाकी का कोई ऐसा वो काबिल जिक्र बात नहीं की उन्होंने। तो सबने पूछा जी वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा यार वो सारे यही कहते हैं कि हमारा साथ दें, मगर ये बताते नहीं कि साथ के देने से वो क्या होगा, फिर उसके अवामिल क्या होंगे, उसके अंदर उनका आगे प्लान क्या है। वो सारे कहते हैं कि जी एक दफा इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो हट जाएगी तो फिर हम बाकी चीजें हम आपस में मसले हल कर लेंगे। मेरा दिल तो नहीं मानता कि कैसे मसले हल होंगे। बहस के इनको आपस में एक दूसरे से चीजें तो बतानी चाहिए ना। अगर चौधरी साहबान के पास जाकर वो अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, तो चौधरी साहबान से तो हमारे पास काबिल जिक्र लोग ज्यादा है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन साहब का ख्याल ये है कि मियां शवासी साहब को मुलाकात के लिए इनके पास आना चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब को आना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब आए, मियां शवासी साहब आए, तो जहांगीर तरीन साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। उनका कोई मुलाजिम आ जाए, वो बता जाए कि जनाब हम ये चाहते हैं, कोई पता तो लगे, खाका तो बताए जनाब कि जी आप नक्शा क्या बनाना चाहते हैं। नक्शा है नहीं, इमारत कैसे खड़ी करेंगे जी, कोई पता तो लगे। आफ्टर ऑल कोई हमारे भी लोग बेचारे सिटिंग गुजरा है, पार्टी के अंदर है, पीटीआई से थोड़ा सा उनके नाराजगी समझ ले, दिल बर्दाश्ता समझ ले, डिसअपॉइंटमेंट समझ ले, या कोई उनके कोई है ऐसे छोटे मोटे गिले शिकवे कि वो जिस तरीके से हमने पार्टी ज्वाइन की उस वक्त पार्टी ने जो कुछ वादे वाइद किया, क्या उसके ऊपर इस वक्त वो कारबंद है। अच्छा, वैसे खाकवानी साहब आपके जो मेंबर्स थे शाइया में, उन सब की अपनी राय क्या है? वो क्या चाहते हैं? वो इमरान खान साहब के साथ स्टैंड करना चाहते हैं या अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? नहीं, सब के ओपन माइंड थे, सबका चाहते थे कि कोई चीज मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कोई चीज हो, तो इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं इसको किस तरीके से संभाला जाए। मसलन एक भाई साहब बात यह है ना कि सूबाई हुकूमतों को भी तो काफी मसले हैं, उनके चीजों में और किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी क्या अहलियत है, वो क्या तजर्बा है उनका, उनकी क्या तालीम है, कोई चीजें ये चीजें। मेरा ख्याल आप उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहे हैं सर। मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, बाकियों में तो आपके सर मेंबर्स ही नहीं ना इतने। बात सुने, आपके मेंबर्स तो पंजाब के हैं ना, बड़ा सूबा है ना जनाब, तो बड़े सूबे के जो मसले होंगे तो वो ज्यादा उजागर होते हैं ना कि अगर कोई चीज नहीं चल रही। अच्छा, वैसे खाकवानी साहब देखें, जो आपका ग्रुप था ना जहांगीर तरीन साहब का, जो या जहांगीर तरीन साहब के जो हम ख्याल लोग थे या दोस्त थे उनके, उन सब का एक ही एतराज हुकूमत पे, वो थे शहजाद अकबर साहब। आप बार बार आप लोग ये कहते थे कि इसकी वजह से हमारा इत्तेहाद नहीं चल पा रहा, हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने आपको खुश करने के लिए शहजाद अकबर साहब को भी घर भेज दिया, अब तो आपकी कोई रिजर्वेशन ही नहीं। इतना छोटा मकसद नहीं था। शहजाद अकबर तो एक मामूली सा कारिंदा है, उसको हटाया किसी को, उनको कोई पता नहीं लगा वो किधर गया क्या नहीं। ये ना सियासी अमल था, ये नहीं, वो तो एक खाना पूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे। और आखिरी सवाल आपसे, पार्टी को उन्होंने आखिरी सवाल आपसे तो कोई नहीं किया। आखिरी सवाल आपसे सर, इस वक्त गवर्नमेंट इस साइड पे खड़ी है,
इस साइड पे अपोजिशन खड़ी है। मुझे बताइएगा कि आपके जो लोग हैं वो अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं है तो अपोजिशन के साथ भी नहीं, लेकिन वो दरमियान में खड़े हैं, और अगर उनको अपोजिशन मना लेती है तो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट मना लेती है तो गवर्नमेंट के साथ चले जाएंगे। साहब ये कोई रूठा बन या नाराजगी वाली बात, ये कोई दिल वो तो नहीं है ना कि बंदे बना लेंगे। इसके अंदर एक सियासी अमल है, उनका फ्यूचर है, पाकिस्तान के मसले मसाइल कोई चीज है, लोगों को जवाबदेह है। हम जाकर सारा कहेंगे कि हम जाती नाराजगी थी इसलिए हम आ गए, ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए साहब। इतना तो मेहरबानी करके थोड़ा सा लीवे देना, इतनी तो हमारे वो ना करें कि हम बिल्कुल सिर्फ अपना जाती मकसद के लिए चीजें करें। आप यानी कौम के मकसद के लिए आप कर रहे हैं, जब हमने ये यानी कौम के मकसद के लिए, कौमी मकसद के लिए आप कुछ भी कर सकते। क्या थी उस वक्त, ये तो बताएं तहरीक इंसाफ क्या थी। जो उसका हाल था वो सारी दुनिया जानती है, मगर तहरीक इंसाफ को बनाकर और इस म्यार पे पहुंचने के लिए जो दगोदो की, उसमें बाकी अवामिल भी जरूर होंगे। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने राब्ता किया आपसे, इमरान खान साहब ने या उनके किसी एडवाइजर ने या दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं? हाँ, दोस्त तो इन टच है। मसलन कौन कौन से दोस्त? ये तो क्यों नहीं, टेलीफोन आ रहा है या कोई पैगाम आ रहा है? जी, कोई टेलीफोन तो नहीं आया अभी तक? किस चीज का टेलीफोन? वैसे हाल अहवाल पूछने के लिए किसी का भी? नहीं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं यार, कॉमन फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे बंदे तो वो हमारे बाद भी शामिल हुए, उनको शामिल कराने में थोड़ा बहुत सबका हाथ था जनाब। ठीक हो, बड़े बंदे बड़े आदमी बन के, मतलब नहीं कि वो नहीं, अच्छी बात है, भूल गए। ठीक, खाकवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा साहब आप फरमाइएगा, खाकवानी साहब सब कुछ कह गए हैं, वैसे अगर आप इसको गौर से सुने तो सब कुछ ही है इसके अंदर, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको? जावेद साहब, एक तो मैं मासूमियत पे इतनी हैरान हूँ खाकानी साहब की कि मासूमियत तो देखिए कि नक्शा मांग रहे हैं। मतलब मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त भी इन्होंने नक्शा लिया था और ये नक्शा यही था जो हम जिसके आसार देख रहे हैं। दूसरी बात बड़ी सिंपल है जी कि अजीब मुल्क है कि जिसमें ताकत जो है वो उनके पास है जो सिरे से पॉलिटिशियंस ही नहीं है, जो वोटेड या इलेक्टेड है ही नहीं या सिलेक्टेड भी नहीं है। तो आप ये देखिए ना कि 5 सीटों वाली काफ लीग आज कैसे पावर वील्ड कर रही है। आप ये देख लीजिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज अपनी 6 सीटों के साथ कितनी पावर वील्ड कर रही है। और इस वक्त जो 6 से 8 MNAs मेरी इतलात के मुताबिक जो 6 से 8 MNAs जहांगीर खान साहब के साथ हैं और जो 20 से 30 MPs इनके साथ हैं। देखिए ये तमाम तर चीजें, ये जो मुशावरती इजलास हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं ना सना साहब, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें ये सारा आईवॉश है, पूरे लश्कर पे भारी होता है, इसमें याद रखिएगा। मदद साहब आप फरमाइएगा, आपको क्या महसूस हो रहा है? फिर मनीष साहब की तरफ आएंगे। देखिए, पैकेज डील, जहांगीर तरीन पैकेज डील चाह रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि जहांगीर तरीन जहांगीर तरीन डील में पंजाब शामिल है, याद रखिएगा। आप खाकवानी साहब की गुफ्तगू दोबारा सुनिएगा, पंजाब शामिल है पैकेज के, बिल्कुल शामिल है पंजाब। देखिए, जहांगीर तरीन साहब इमरान खान का सारा पंजाब गेम बिगड़ा ही जहांगीर तरीन के डिस्क्वालिफिकेशन से है। और जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन से की वजह से उस्मान बुज़दार भी सामने आ गए, वरना शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में वो 1000% ज़्यादा जहांगीर तरीन पे ट्रस्ट करते थे, कॉन्फिडेंस था। उनका पॉलिटिकल पूरा गेम ही इमरान खान का ख़राब हो गया जब जहांगीर तरीन आउट हो गए। और उसके बाद जो भी हुआ वो हमारे सामने है। आज जहांगीर तरीन जो है वो डिसाइसिव फैक्टर हैं, और जहांगीर तरीन जिससे भी बात करेंगे, और जहांगीर तरीन बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। वो जो भी फैसला करेंगे वो पूरी इस चीज को जानते हुए करेंगे कि इस बार जरा सूरत डिफरेंट है कि जब से 15 दिनों से ये चीज निकली हुई है, जहांगीर तरीन साहब एक लफ्ज नहीं बोले और ना ही उनके कुछ साथी बोले, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़े समझदारी से खेल रहे हैं इस चीज को देख कर फैसला करें। मनीष साहब जो कह रहे हैं ना जी, किस आप जी आपको पता नहीं कि जहांगीर खान तरीन साहब फैसला नहीं करे, फैसले तो कहीं और होती है, लॉयल्टी कहीं और है सर, रियासत के साथ है। नहीं सना, आप ये समझती हैं, आप मेरा आज का कॉलम पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा। मनीष साहब फरमाइएगा ये हो क्या रहा है सर? और मुझे लगता है अगर जहांगीर तरीन साहब इस बार अगर बार्गेनिंग पोजीशन में तो पंजाब मांगेगा, पंजाब इमरान खान साहब देंगे तो गवर्नमेंट बचेगी। देखिए, मैं खैर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब, नोइंग इमरान खान साहब आखिरी 1.5 साल में कोई तजर्बा के लिए तैयार होंगे। वो
उन्होंने उन पर बड़ा प्रेशर रहा है पंजाब के हवाले से। मुझे भी फ्रैंकली कम से कम मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की पूरी सियासत अगर इस बात पे जुड़ी हुई है ना, इसके गिर्द घूम रही है कि इस साल जो अहम तानातियाँ होनी है जी उस पे जी वो जी इमरान खान साहब की नहीं चलेगी और ये होगा, और अगर पूरा आपकी अजम्पशन है अगर इसके ऊपर चल रही है ना तो फिर इन्हें कुलवला पढ़ लेनी चाहिए। और हालत ये है, और मैं आपको बता दूं कि अपना इनकी प्लानिंग हर कोई बंदा में कहा बस हमारा काम सेट है, हमारा काम सेट है। जब पूछते हैं चलिए कैसे सेट है, मसला ये है कि पिछले 2.5 साल से यही कर रहे हैं। मैं ऑपोजिशन में जितने मौजूद मेंबरान हैं, हर दफा जब लाइन पिटती है तो हम कहते हैं हाँ जी दसो की होया, वो बस साढ़े नाल हाथ हो गया, टेलीफोन आ गया, ओ बस टेलीफोन आ गया। तो पता नहीं इस दफा क्या होता है, इस दफा क्या होता है उसका कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ है तो इसे मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन कुछ वो अगर नहीं अगर है उसकी शक्ल आपको इस महीने के एंड पे नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर लॉजिक प्रिवेल करती है और अगर प्लानिंग के तहत कुछ होता है उसकी शक्ल आपको इस महीने के एंड पे, और अगर मार्च में कुछ नहीं होता तो फिर फारग है जी, नहीं होगा, फिर ऑपोजिशन को नुकसान हो गया सारी सूरत में। आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।